कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी काम में पूरी तरह से ऐसे डूब गए कि आसपास की दुनिया जैसे थम सी गई? हाँ, बिल्कुल। बस आप और आपका काम, और क्या कहते हैं, घंटे बीत गए लेकिन लगा जैसे कुछ पल ही गुजरे हों। हाँ हाँ, वो तो ऐसा। ये वो खास एहसास है जिसे अक्सर लोग कहते हैं जोन में होना। बिल्कुल, इन द जोन, या फिर तकनीकी भाषा में कहें तो प्रवाह स्थिति, मतलब फ्लो स्टेट। हाँ, फ्लो स्टेट। ये एक गहरी तल्लीनता की अवस्था है। मतलब आपका ध्यान बिना किसी जोर जबरदस्ती के एकदम टिका रहता है। अच्छा। आप उस काम में इतने रम जाते हैं कि बाहरी दुनिया और यहाँ तक कि अपनी भूख, प्यास, थकान। हाँ, थकान का भी एहसास मिट जाता है। सब कुछ एकदम सहज अपने आप होता हुआ लगता है। तो आज हम इसी कमाल की मानसिक स्थिति, प्रवाह या फ्लो स्टेट पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ। हम जानेंगे कि ये आखिर है क्या, और इसे शिखर प्रदर्शन मतलब पीक परफॉर्मेंस और गहरी एकाग्रता के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है। बिल्कुल। जैसा कि हमारे स्टडी किए गए स्रोतों में बताया गया है, ये चेतना की वो आदर्श अवस्था है जहां इंसान अपना सबसे बेहतर महसूस करता है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करता है। जी। हमने इस विषय पर कई तरह के स्रोत खंगाले हैं, मतलब रिसर्च पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, विशेषज्ञों के अपने विचार हैं, और इन सभी में इस मानसिक स्थिति, इसके फायदों, इसे पाने के तरीकों और हाँ, इसमें जो रुकावटें आती हैं, उन पर भी काफी जानकारी दी गई है। और हमारा मकसद यही है कि इस सारी जानकारी को आप तक पहुंचाएं, ताकि हम सब इस शक्तिशाली मानसिक स्थिति को बेहतर समझ सके। सही है। और ये सीख सके कि कैसे अपने काम और अपनी जिंदगी में इसे ज्यादा बार अनुभव किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प मानसिक अवस्था की खोज। बिल्कुल। तो प्रवाह स्थिति, जैसा कि स्टीवन कोटलर जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं, असल में वो जादुई पल हैं जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि बाकी सब कुछ जैसे गायब ही हो जाता है। हाँ, जैसे आपने कहा, जोन में होना। वही। पर ये सिर्फ काम में खोना भर नहीं है, इसमें गहरी एकाग्रता होती है, आपकी रचनात्मकता बढ़ जाती है, और एक एक अजीब सी गहरी संतुष्टि मिलती है। एक अनोखा संगम है इन सब का। हाँ, और समय का तो पता ही नहीं चलता, है ना? भूख, प्यास, बाहर का शोर शराबा, सब गौण हो जाता है। बिल्कुल। बस एक अंदरूनी खुशी महसूस होती है, उत्पादकता बढ़ जाती है, और अपने काम से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। मिहाई सिक्सिंथ-मिहाई, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इतना पॉपुलर किया, हाँ, सिक्सेंथ में आई। वो इससे संपूर्ण तल्लीनता कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां आप गतिविधि के अलावा समय, थकान सब कुछ भूल जाते हैं। इसके कुछ खास लक्षण भी हैं जो कई स्रोतों में बार बार सामने आते हैं। जैसे? जैसे आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही काम पर होता है, एकदम लेजर फोकस। वो काम आपको अंदर से फायदेमंद लगता है, मतलब उसके लिए किसी बाहरी इनाम की जरूरत नहीं महसूस होती। अपने आप में ही रिवॉर्डिंग लगता है। बिल्कुल। एक खुशी या आनंद का एहसास होता है। समय कैसे बीत रहा है पता नहीं चलता। काम मुश्किल होते हुए भी करने लायक लगता है, मैनेजेबल लगता है। हाँ, ये नहीं लगता कि अरे ये तो मुझसे होगा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि स्थिति आपके नियंत्रण में है, थकान महसूस नहीं होती, और चेतना, मतलब आपका दिमाग, लगभग अपने आप बिना ज्यादा सोचे विचारे काम करता रहता है, ऑटो पायलट मोड जैसा। अच्छा, ये जानना भी दिलचस्प है कि ये जो फ्लो स्टेट है, ये हाइपर फोकस या फिर वो एड्रेनलिन वाली उत्तेजना से अलग है। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। हाइपर फोकस कभी कभी बहुत थका देने वाला हो सकता है ना, बिल्कुल। और वो जो एड्रेनलिन रश होता है उसमें अक्सर घबराहट या चिंता भी जुड़ी होती है। लेकिन प्रवाह स्थिति ये काफी टिकाऊ होती है, सस्टेनेबल, और आपको थका हुआ नहीं बल्कि और ज्यादा ऊर्जावान महसूस कराती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अवस्था को पाने की इतनी कोशिश क्यों करें? आखिर इसके फायदे क्या हैं? अरे फायदे तो हैं ही। अलग अलग स्रोतों को देखने से पता चलता है कि प्रवाह की स्थिति में आपकी रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। हाँ, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता वो कई गुना बढ़ जाती है। एकाग्रता तो जैसे आसमान छूने लगती है, फोकस एकदम शार्प हो जाता है। और आपकी प्रोडक्टिविटी और काम करने की रफ्तार उसमें जबरदस्त इजाफा होता है। और शायद सबसे अच्छी बात, तनाव और चिंता कम होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आजकल। हाँ, और आप जो भी कर रहे होते हैं उसमें कहीं ज्यादा संतुष्टि और मजा आता है। पेशेवर जिंदगी में तो ये सचमुच बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। खासकर काम की जगह पर, वर्क प्लेस पर इसके फायदे साफ दिखते हैं। परफॉर्मेंस तो बेहतर होता ही है, मतलब ज्यादा काम, बेहतर आइडियाज, मुश्किलों का हल। साथ ही कर्मचारियों का अपने काम से जुड़ाव, मतलब एंगेजमेंट बढ़ता है, क्योंकि हाँ, काम अंदर से प्रेरित करने वाला और ऊर्जा देने वाला लगता है। और इससे ऑफिस का माहौल भी अच्छा होता होगा। हाँ बिल्कुल, एक सकारात्मक माहौल बनता है, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो ये वरदान जैसा है।
तनाव घटता है, बर्नआउट का खतरा कम होता है और मुश्किलों से लड़ने की क्षमता, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, लचीलापन। हाँ, लचीलापन बढ़ता है। अच्छा, यहाँ एक और वाकई दिलचस्प बात सामने आती है। हमारे स्रोतों में दिमाग के अंदर चलने वाली केमिस्ट्री का भी जिक्र है, न्यूरो केमिस्ट्री। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। अच्छा। जब आप प्रवाह में होते हैं तो आपके दिमाग में कुछ खास रसायन, न्यूरोकेमिकल्स, उनका एक शक्तिशाली कॉकटेल तैयार होता है। कॉकटेल? कैसा कॉकटेल? हाँ, मतलब एक मिश्रण रिलीज होता है। नॉर्पेनेफ्रिन, डोपामाइन, आनंदामाइड, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। अरे वाह, ये तो बड़े नाम है। हाँ, ऐसे आप दिमाग का हाई परफॉर्मेंस फ्यूल समझ सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस फ्यूल? बिल्कुल। नॉर्पेनेफ्रिन और डोपामाइन आपको लेजर जैसा फोकस देते हैं, सीखने की क्षमता बढ़ाते हैं। एनांडामाइड, इससे ब्लिस मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ये पार्श्व सोच मतलब लैटरल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, जिससे नए आइडियाज आते हैं। अच्छा। एंडोर्फिन्स दर्द कम करते हैं और खुशी का एहसास देते हैं, और सेरोटोनिन सबको शांत और संतुष्ट रखता है। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिमागी प्रदर्शन का चरम है, पीक मेंटल परफॉर्मेंस। वाह, ये तो कमाल का तालमेल है दिमाग के अंदर। और क्या शारीरिक गतिविधि का भी इससे कोई लेना देना है? फिजिकल एक्टिविटी? निश्चित रूप से। एक शोध इस बात पर जोर देता है कि शारीरिक कसरत या गतिविधि भी फ्लो को पाने में मदद कर सकती हैं। कैसे? देखिए, व्यायाम से एंडोर्फिन्स निकलते हैं, है ना? हाँ। मूड अच्छा होता है, दिमाग साफ होता है। ये सब रचनात्मकता और फोकस के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। तो देखा जाए तो प्रवाह स्थिति हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य, खुशी और जीवन में संतुष्टि को बढ़ावा देती है। हाँ, काफी समय। तो इसे साधना सीखना और भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये फायदे और दिमाग में होने वाले ये सारे बदलाव जानने के बाद यकीनन सुनने वाले सोच रहे होंगे कि भाई इस कमाल की अवस्था को आखिर पाया कैसे जाए? क्या ये बस किस्मत की बात है या हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, किस्मत की बात तो नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इसे विकसित किया जा सकता है, इसे साधा जा सकता है। अच्छा। हाँ, विशेषज्ञ इसे पाने के लिए कुछ खास तरीकों या स्थितियों की बात करते हैं, जिन्हें फ्लो ट्रिगर्स कहा जाता है, मतलब प्रवाह को शुरू करने वाले उत्प्रेरक। फ्लो ट्रिगर्स, ठीक है। चलिए तो फिर इन ट्रिगर्स को समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी ट्रिगर कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है चुनौती और कौशल का सही संतुलन, चैलेंज स्किल बैलेंस। चैलेंज स्किल बैलेंस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं वो ना तो इतना आसान हो कि आप बोर हो जाएं और ना ही इतना मुश्किल कि आप घबरा जाएं या निराश हो जाएं, फ्रस्ट्रेट हो जाए। हाँ, फ्रस्ट्रेट हो जाएं। उसे आपकी मौजूदा क्षमताओं को थोड़ा खींचना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए। ये थोड़ा कितना? क्या इसका कोई अंदाजा है कुछ? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि शोध बताते हैं कि वो स्वीट स्पॉट तब होता है जब चुनौती आपके कौशल से लगभग 4% ज्यादा हो। सिर्फ 4%? हाँ, लगभग 4%। इसे ऐसे समझिए जैसे आप वजन उठा रहे हों, इतना हल्का नहीं कि कोई असर ही ना हो और इतना भारी भी नहीं कि चोट लग जाए। हाँ, ठीक है। बस इतना कि मांसपेशियां थोड़ा खींचें और मजबूत बने। यही 4% का खिंचाव दिमाग को पूरी तरह व्यस्त रखता है और सीखने के लिए तैयार रखता है। लेकिन असल जिंदगी में ये 4% वाला संतुलन ढूंढना तो काफी मुश्किल हो सकता है ना? खासकर जब काम का दबाव हो या डेडलाइन सिर पर हो। बिल्कुल, ये एक चुनौती है। इसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए खुद को जानना जरूरी है, अपनी क्षमताओं का ईमानदारी से आकलन करना, फिर ऐसी चुनौती चुनना जो थोड़ी मुश्किल लगे और फिर धीरे धीरे चुनौती का स्तर बढ़ाते जाना। मतलब स्टेप बाय स्टेप। हाँ, यहाँ विकास की मानसिकता, जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, वो बहुत काम आती है। ये मानना कि आप सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। अच्छा। सरल नियम ये है, अगर काम बहुत मुश्किल लग रहा है तो पहले अपने स्किल्स बढ़ाएं। ठीक है। और अगर काम बहुत आसान लग रहा है तो थोड़ी बड़ी चुनौती स्वीकार करें। ओके। तो पहला कदम है सही चुनौती चुनना। इसके बाद क्या आता है? कौन सा ट्रिगर? इसके बाद आता है स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स। क्लियर गोल्स। जब आपको ठीक ठीक पता होता है कि आपको क्या हासिल करना है और किस दिशा में जाना है, तो भटकने की गुंजाइश कम हो जाती है। फोकस करना आसान होता है। हाँ, फोकस करना आसान होता है। यहाँ स्मार्ट लक्ष्य फ्रेमवर्क बहुत मददगार हो सकता है। स्मार्ट, इसका क्या मतलब है? SMART। हाँ, स्मार्ट यानी आपके लक्ष्य होने चाहिए। स्पेसिफिक यानी बिल्कुल साफ और स्पष्ट। स्पेसिफिक। मेजरेबल, जिन्हें नापा जा सके कि आप कितना आगे बढ़ें। मेजरेबल। अटेनेबल, जिन्हें हासिल करना मुमकिन हो। अटेनेबल। रेलेवेंट, जो आपके लिए या आपके बड़े लक्ष्य के लिए मायने रखते हो।
रेलेवेंट और टाइम बाउंड, जिनकी एक तय समय सीमा हो। टाइम बाउंड, हाँ, जैसे एक स्रोत में उदाहरण दिया गया था, मैं अगले 1 घंटे में दोपहर 3 बजे तक जमा करने वाली निवेश रिपोर्ट को बनाने और पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। हाँ, ये बिल्कुल स्मार्ट लक्ष्य है, स्पष्ट है, मापा जा सकता है, संभव है, प्रासंगिक है और समयबद्ध भी। ठीक है। और ये भी जरूरी है कि आप नियमित रूप से अपने लक्ष्यों को देखें और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव करें। लक्ष्य यथार्थवादी होने चाहिए। ठीक है, तो चुनौती मिल गई, लक्ष्य साफ हो गए। अब माहौल की बात आती है, मतलब डिस्ट्रैक्शंस, विकर्षण। हाँ, ये एक और बड़ा ट्रिगर है, विकर्षणों को कम करना और अपने काम करने के माहौल को अनुकूल बनाना। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, ऑप्टिमाइज एनवायरनमेंट। आज की दुनिया में ये शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ना? फोन, नोटिफिकेशंस। बिल्कुल, इसका मतलब है भौतिक विकर्षण जैसे शोर, लोगों का आना जाना, और डिजिटल विकर्षण जैसे फोन नोटिफिकेशंस, ईमेल अलर्ट्स, वो 1000 टैब्स जो खुले रहते हैं। हाँ हाँ। इन दोनों को कम करना। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स? कई तरीके हैं। एक साफ सुथरी व्यवस्थित जगह बनाएं। एक स्रोत ने इसे मजाक में प्रवाह का मंदिर कहा था। टेम्पल ऑफ फ्लो, अच्छा है। हाँ, काम शुरू करने से पहले जरूरी चीजें पास रख लें ताकि बीच में उठना ना पड़े। कुर्सी, टेबल आरामदायक हो सके तो प्राकृतिक रोशनी का इंतजाम करें। और डिजिटल दुनिया में बेवजह की सूचनाएं बंद करें, गैर जरूरी टैब्स बंद रखें। शांत जगह ढूंढना तो मददगार है ही। मूल बात है अपने काम करने की जगह को ऐसा बनाना जहां ध्यान भटकने की आशंका कम से कम हो। ये तो हुई बाहरी शांति की बात। अंदरूनी शांति का क्या? मतलब गहरे ध्यान का, डीप फोकस। वही अगला महत्वपूर्ण ट्रिगर है, गहरा ध्यान और सुरक्षित समय, डीप फोकस एंड प्रोटेक्टेड टाइम। प्रोटेक्टेड टाइम। हाँ, इसका मतलब है अपने दिन में कुछ ऐसा समय तय करना जब आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान लगा सकें। इस समय की सख्ती से रक्षा करनी होगी। मतलब नो मीटिंग्स, नो कॉल्स। हाँ, बिल्कुल। मीटिंग्स नहीं, फोन कॉल्स नहीं, सोशल मीडिया नहीं, बस आप और आपका काम। लेकिन इस दौरान मन भटकने लगे तो? होता है अक्सर। अभ्यास, प्रैक्टिस, ध्यान बनाए रखना और वर्तमान क्षण में रहना महत्वपूर्ण है। अगर मन भटके, जो कि भटकेगा ही, हाँ, तो धीरे से उसे वापस काम पर ले आएं, बिना जजमेंट के। कोशिश करें कि जितनी देर संभव हो ध्यान बनाए रखें। ठीक है। हमने चुनौती, लक्ष्य, माहौल और ध्यान की बात की। क्या जुनून या काम में दिलचस्पी का भी कोई रोल है? पैशन। बहुत बड़ा रोल है। अगला ट्रिगर यही है, जुनून, उद्देश्य और आंतरिक प्रेरणा। पैशन, पर्पस, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हाँ, उन कामों में प्रवाह आसानी से आता है जिनके प्रति आप में स्वाभाविक रूप से जुनून या गहरी दिलचस्पी हो। ये तो है। जब आपका काम आपके मूल्यों या उद्देश्य से जुड़ जाता है तो वो काम अपने आप में एक इनाम बन जाता है। फिर बाहरी इनामों जैसे पैसा या तारीफ की बजाय अंदरूनी संतुष्टि ज्यादा मायने रखने लगती है। लेकिन अगर किसी का काम ऐसा हो जिसमें उसे ज्यादा जुनून महसूस ना होता हो तो ऐसा भी तो होता है। हाँ, ये एक वाजिब सवाल है। हर काम जुनून से भरा नहीं होता। ऐसे में आप उस काम में अपने लिए अर्थ ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये काम बड़े लक्ष्य में कैसे योगदान दे रहा है, या आप उस काम को करने के तरीके में रचनात्मकता ला सकते हैं, उसे ज्यादा दिलचस्प बना सकते हैं। अच्छा, मतलब काम करने के तरीके को बदलना। हाँ, और प्रवाह का अभ्यास करने के लिए आप ऐसी किसी गतिविधि से शुरुआत कर सकते हैं जो आपको वाकई पसंद हो, चाहे वो कोई हॉबी हो या कोई खेल। और हाँ, नतीजे की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर ध्यान देना भी बहुत मदद करता है। ठीक है। एक और ट्रिगर का जिक्र था, आंतरिक नियंत्रण स्थल या स्वायत्तता, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल या ऑटोनॉमी। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका क्या मतलब है? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो एहसास या विश्वास है कि हाँ, मैं चीजों को प्रभावित कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कंट्रोल है। अच्छा, सेंस ऑफ कंट्रोल। हाँ, सेंस ऑफ कंट्रोल। जब आपको लगता है कि आप अपनी परिस्थितियों या काम के नतीजों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और आत्मविश्वास जरूरी है। हाँ, और ये आत्मविश्वास प्रवाह में जाने के लिए बहुत जरूरी है। इसे विकसित करने के लिए आप अपने आप को सकारात्मक बातें कह सकते हैं, अफर्मेशंस, छोटे छोटे सार्थक लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल कर सकते हैं, सफलता की कल्पना कर सकते हैं और असफलताओं को सीखने का मौका मान सकते हैं। ठीक है। इनके अलावा भी कुछ और ट्रिगर्स हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है, छोटे छोटे पॉइंट्स? हाँ, कुछ और बातें भी हैं जो मदद कर सकती हैं। जैसे थोड़ा जोखिम लेना, रिस्क लेना, वो दिमाग को सक्रिय करता है। अच्छा। हाँ, रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, नए तरीके आजमाना, वो भी प्रवाह को बुलावा देता है। जिज्ञासा,
क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा भी एक शक्तिशाली ट्रिगर है। कुछ लोग प्रवाह में जाने के लिए खास रस्में या दिनचर्या बनाते हैं, रिचुअल्स या रूटीन्स, जैसे काम शुरू करने से पहले कोई खास संगीत सुनना या कुछ देर वार्म अप करना। हाँ, ये मैंने सुना है। शारीरिक गतिविधि, जैसा हमने पहले कहा, खुद ही एक ट्रिगर हो सकती है। काम के दौरान नियमित प्रतिक्रिया या फीडबैक मिलना भी दिशा बनाए रखने में मदद करता है। फीडबैक इंपॉर्टेंट है। हाँ, और हाँ, अपनी बुनियादी शारीरिक जरूरतों यानी पर्याप्त नींद, भोजन, पानी, इनका ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। ये तो बेसिक है, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। ये सब जानकर तो लगता है कि प्रवाह पाना काफी हद तक हमारे हाथ में है, लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें अभ्यास लगता है। और एक जरूरी बात जो एक स्रोत कहता है, इसे जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कई बार हम इतना ज्यादा प्रयास करने लगते हैं कि दबाव और चिंता बढ़ जाती है, जो असल में प्रवाह को रोक देती है। बिल्कुल, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। हाँ, इसलिए स्थितियों को बनाने, माहौल तैयार करने और अंदरूनी प्रेरणा पर ध्यान देना शायद जबरदस्ती कोशिश करने से ज्यादा कारगर है। बिल्कुल सही कहा। और जितना जरूरी ये जानना है कि प्रवाह कैसे पाएं, उतना ही जरूरी ये समझना भी है कि इसमें बाधा क्या डालता है। फ्लो ब्लॉकर्स क्या हैं? हाँ, ताकि हम उन रुकावटों से बच सकें या उन्हें दूर कर सकें। तो क्या है वो आम बाधाएं, कॉमन ब्लॉकर्स? अलग अलग स्रोतों में कुछ आम बाधाएं बताई गई हैं। सबसे पहली तो वही विकर्षण, डिस्ट्रैक्शंस, भारी शोर, फोन की घंटी, लोगों का टोकना, इंटरप्शंस। ठीक है। फिर आती है नकारात्मक सोच या स्थिर मानसिकता, नेगेटिव थिंकिंग या फिक्स्ड माइंडसेट, खुद पर शक करना, अपनी आलोचना करना, ये सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता, सेल्फ डाउट। हाँ, ये बहुत होता है। हाँ, फिर गलत चुनौती कौशल अनुपात, मतलब काम का बहुत ज्यादा मुश्किल या बहुत ज्यादा आसान होना, या उसमें कोई दिलचस्पी ना होना। वो बैलेंस बिगड़ जाना। हाँ, वो बैलेंस बिगड़ जाना। स्पष्ट लक्ष्यों का अभाव, नो क्लियर गोल्स, जब पता ही ना हो कि जाना कहाँ है तो ध्यान कैसे टिकेगा। दिशाहीनता। हाँ, दिशाहीनता और अत्यधिक दबाव, एक्सेसिव प्रेशर, बहुत ज्यादा कोशिश करना, हर छोटी चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, या फिर बर्नआउट, मतलब पूरी तरह थक जाना। बर्नआउट, हाँ, इन बाधाओं को पहचानना वाकई पहला कदम है। सही कहा। अगर हम जानते हैं कि हमें क्या चीज प्रवाह में जाने से रोक रही है, तो हम उसे हटाने के लिए कुछ कर सकते हैं। सही कहा। अच्छा, क्या हमारे पास समूह प्रवाह यानी ग्रुप फ्लो पर बात करने का थोड़ा समय है, संक्षेप में? हाँ, बिल्कुल, बताइए, ये क्या होता है, व्यक्तिगत प्रवाह से कैसे अलग है? देखिए, समूह प्रवाह या ग्रुप फ्लो तब होता है जब एक पूरी टीम या समूह एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी तरह की तल्लीनता, तालमेल और ऊर्जा महसूस करता है जैसा व्यक्तिगत प्रवाह में होता है। अच्छा, पूरी टीम एक साथ फ्लो में। हाँ, एक साझा अनुभव है। दिलचस्प बात यह है कि शोध बताते हैं कि समूह प्रवाह में वो न्यूरोकेमिकल्स जिनकी हमने बात की थी, डोपामाइन, एंडोर्फिन वगैरह, वो और भी ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। अरे वाह! इसे पाने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं। सबके लिए एक साझा स्मार्ट लक्ष्य हो, टीम के सदस्य एक दूसरे की बात ध्यान से सुने, एक्टिव लिसनिंग, टीम की सफलता को अपनी व्यक्तिगत सफलता से ऊपर रखें, सबकी बराबर भागीदारी हो, इक्वल पार्टिसिपेशन, और आपस में लगातार खुला संवाद बना रहे, कांस्टेंट कम्युनिकेशन। ये उन सामाजिक संपर्कों के लाभों से भी जुड़ता है जिनका जिक्र एक स्रोत में था, सोशल कनेक्शंस। तो बात यह है कि प्रवाह सिर्फ अकेले में ही नहीं बल्कि समूह में भी अनुभव किया जा सकता है, जो टीम वर्क के लिए बहुत शक्तिशाली हो सकता है। चलिए, अब तक की इस सारी बातचीत को समेटते हैं। हमने समझा कि प्रवाह स्थिति या फ्लो स्टेट क्या है। ये शिखर प्रदर्शन, गहरी एकाग्रता और गहरी संतुष्टि की एक अद्भुत मानसिक अवस्था है। और इसे पाने के रास्ते भी हमने देखे, चुनौती और कौशल का सही संतुलन साधना, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखना, विकर्षणों से मुक्त होकर गहरे ध्यान के लिए समय निकालना, माहौल बनाना। हाँ, माहौल बनाना, और सबसे बढ़कर अपने काम में जुनून, उद्देश्य या आंतरिक प्रेरणा खोजना। इसके लाभ भी साफ हैं। न सिर्फ बेहतर उत्पादकता, रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की समग्र गुणवत्ता में भी सुधार होता है। वेल बीइंग बढ़ती है। हाँ, वेल बीइंग। बिल्कुल। और हम सभी को अपने लिए ये खोजने की जरूरत है कि हमारे व्यक्तिगत प्रवाह ट्रिगर्स क्या हैं, किसके लिए संगीत काम करता है, किसके लिए शांत माहौल, किसके लिए सुबह का समय बेहतर है। इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। खुद को जानना होगा। हाँ, खुद को जानना होगा। और याद रखें, प्रवाह सिर्फ काम या उत्पादकता बढ़ाने का तरीका नहीं है। ये जीवन के अनुभव को ज्यादा समृद्ध, ज्यादा आनंददायक और ज्यादा अर्थपूर्ण बनाने का एक शक्तिशाली जरिया है।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने हर पल को ज्यादा जागरूकता और संतुष्टि के साथ जिया जाए। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं आपके सोचने के लिए, एक प्रोवोकेटिव थॉट। हमने आज बात की केंद्रित प्रवाह स्थिति, फ्लो स्टेट की, जिसे हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो गहरा ध्यान, वो तल्लीनता। लेकिन एक अन्य स्रोत हमें याद दिलाता है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से विचारों के प्रवाह मतलब फ्लो ऑफ थॉट्स का भी लगातार अनुभव करता है। फ्लो ऑफ थॉट्स। हाँ, एक अध्ययन के अनुसार हमारे मन में हर दिन लगभग 6200 विचार आते जाते रहते हैं। 6200? काफी ज्यादा है। हाँ, तो ये वाकई एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, फ्लो स्टेट में जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ विचारों की एक अविरल धारा है जो बहती रहती है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि हमारे अंदर चेतना की ये जो प्राकृतिक, कभी कभी बेतरतीब लगने वाली धारा है, उसे समझना हमारी उस केंद्रित गहरे काम वाली प्रवाह स्थिति की खोज को कैसे प्रभावित करता है। अच्छा सवाल है। क्या रोजमर्रा के इन हजारों विचारों के प्रवाह को देखना, समझना और शायद थोड़ा साधना सीखने से हमें उस आदर्श प्रवाह स्थिति के लिए बेहतर स्थितियां बनाने में मदद मिल सकती है? सोचने वाली बात है। शायद उस धारा को स्वीकारना और उसके साथ काम करना सीखना उसे दबाने की कोशिश करने से बेहतर हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जिस पर आप गहराई से विचार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से मिली जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इन रणनीतियों को अपने काम और जीवन में लागू करके प्रवाह की अद्भुत अवस्था का अनुभव कर पाएंगे।